अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान। अदालती महाज गर्म है, गन गरज की आवाज़ें आ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज दो बड़े काम हुए। एक तो 63A का एक पुराना फैसला जिसमें चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के बेंच ने ये कहा था कि सियासी जमातों के मुनहरफ अरकान अपनी पार्लिमानी पार्टी की हदायत के बरखिलाफ अगर कोई वोट डालेंगे चंद मामलात में तो उनका वोट शुमार नहीं किया जाएगा। उस फैसले की वजह से आज मुश्किल मौजूदा हुकूमत को ये पड़ रही थी कि वो PTI के अरकान का वोट इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, उनको तोड़ नहीं सकते थे। मगर आज चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने बज़ाहिर उनका काम आसान करने की सिमत एक कदम उठाया है। एक नया बेंच तश्कील दिया है जो कि 63A के जस्टिस उमर अता बंदयाल के ज़माने के फैसले के ऊपर नज़रसानी करेगा। और उस बेंच की तश्कील के बाद जो तश्कील का अमल था वो जजेस कमेटी के ज़रिए होता था और जजेस कमेटी आर्डिनेंस के ज़रिए तब्दील कर दी गई थी, जिसमें पहले अगर 3 सीनियर तरीन जज थे तो फिर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और उनके बाद सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह, मगर तीसरे जज चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के मर्ज़ी के होने थे। कानून में ये कहा कि चीफ जस्टिस अपनी मर्ज़ी से तीसरे जज का इंतखाब करेंगे और यूँ तीसरे सीनियर जज जस्टिस मुनीब अख्तर को कमेटी से निकाल बाहर किया गया था। इसी हवाले से आज जब जजेस कमेटी का इजलास हुआ तो जस्टिस मंसूर अली शाह उस इजलास में शरीक ही नहीं हुए, बल्कि कुछ देर पहले ही एक ख़त जारी हुआ है जस्टिस मंसूर अली शाह की तरफ से, जिसमें उन्होंने जो कमेटी के सेक्रेटरी हैं जजेस कमेटी के जो कि रजिस्ट्रार होते हैं उनको एक 3 सफ़ात पर मुश्तमिल ख़त लिखा है और कहा है कि जिस तरीके से हुकूमती ऑर्डिनेंस को वेलकम किया गया चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की तरफ से बड़ी जल्दी में, ये मुनासिब नहीं था। और इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में जो हुकूमत ने ऑर्डिनेंस के ज़रिए तरमीम की उस पर तमाम सुप्रीम कोर्ट के जजों को एतमाद में लेना चाहिए था। अब ये ख़त भी मंजर आम पे आ चुका है और जजेस कमेटी का फैसला भी कि 5 रुकनी बेंच जो है अब 63A के हवाले से फैसले पे नज़रसानी करेगा। जो पुराना बेंच था उस पर जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मज़हर आलम मियां खेल और जस्टिस जमाल खान मंदो खेल शामिल थे। जबकि आज का जो बेंच बना है उसमें काजी फ़ाइज़ ईसा चीफ जस्टिस, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल खान मंदो खेल और जस्टिस मज़हर आलम मियां खेल शामिल हैं। बज़ाहिर ये जो बेंच है इसमें इस बात का इम्कान नज़र आता है कि पार्लिमानी पार्टी की हदायत से मुनहरफ अरकान के वोट को शुमार देने का जो बुनियादी आइनी जो एक प्रोविज़न थी उसको बहाल किया जाएगा और यूँ हुकूमत के लिए आसानी होगी न सिर्फ ये कि PTI के अरकान को तोड़ना बल्कि दूसरी सियासी जमातों के लोगों की भी उनकी पार्टी की मर्ज़ी के बरखिलाफ़ भी वोट हासिल करके 2/3 अक्सरियत पूरी करना और नई आइनी तरमीम में एक नई वफाकी आइनी अदालत बनेगी। और उस अदालत के हवाले से ये कहा जा रहा है कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का नाम भी ज़ेर गौर आ सकता है जो 25 अक्टूबर को रिटायर हो रहे हैं। तो ऐसी एक अदालती कशीदगी पैदा हो चुकी है और यही वो कानून है जो कि जजेस कमेटी के हवाले से आया ऑर्डिनेंस की शक्ल में, जिसको अब लाहौर हाई कोर्ट में भी चैलेंज किया गया है। और आज की ताज़ा तरीन खबर यह है कि लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ने जो एतराज़ात लगाए थे जजेस कमेटी के या प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरख्वास्त पर उन एतराज़ात को दूर कर दिया गया है और कल लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस जस्टिस आलिया नीलम इस दरख्वास्त की समाअत करेंगी। वो दरख्वास्त की समाअत तो कल होगी मगर आज जजेस कमेटी ने 63A पे बेंच बना दिए हैं। इस हवाले से आज हम बात करेंगे। हमारे इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट और कोर्ट रिपोर्टर जनाब साकिब बशीर साहब। हमें ज्वाइन किया है महर बानो कुरैशी ने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा है और डॉक्टर गौस मोहम्मद नियाज़ी जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। साकिब बशीर साहब, पहले तो आपसे ही बात का आगाज़ करते हैं। ये अचानक ही बड़ी एक हंगामा आराई सी लग रही है। जस्टिस मंसूर अली शाह जो आम तौर पे इस तरह ख़त व किताबत के लिए जाने नहीं जाते, उन्होंने भी एक ख़त लिखा है। तो लगता है कि सिचुएशन बड़ी संगीन है और बज़ाहिर ये जो जजेस कमेटी की तश्कील नौ की गई है ऑर्डिनेंस के ज़रिए, हंगामी एमरजेंसी कानून साजी के ज़रिए, इसके पीछे भी कोई बड़ी कहानी है। और जैसे मंसूर अली शाह को भी समझ आ गई है कि जजेस कमेटी के ज़रिए 63A का फ़ैसला उल्टा करना और फिर उसके बाद 2/3 अक्सरियत के लिए राह हमवार होना और फिर आइनी अदालत का बनना और
ये तो मामला बड़े सीरियस होते जा रहे हैं। एक तो चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब बेनिफिशरी भी हो सकते हैं अगर आइनी तरमीम हो, जिस तरह ये पहले भी बात हुई थी। और जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो ख़त लिखा है ये मेरा ख्याल में बहुत ही गैर मामूली है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कभी ऐसा ख़त नहीं लिखा, और उसमें चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का जो पहले उनका कहना था, जो मानना था, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आया, उसका सारा उन्होंने बैकग्राउंड दिया है कि आप ख़ुद जो है वो 4 माह 5 माह जो है वो किसी बेंच में नहीं बैठे कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आ चुका है, वो फुल कोर्ट में गया, फुल कोर्ट ने फैसला दिया, और अब जाके उसमें एक ऑर्डिनेंस के जरिए तरमीम कर ली गई। एक तरफ फुल कोर्ट का फैसला और दूसरी तरफ ऑर्डिनेंस आया, और ऑर्डिनेंस को भी घंटों में उस पर जो वो अमल दरामद कर लिया गया, और उससे ही सवालात खड़े हो गए थे। उसी रोज़ को ये सवालात खड़े हुए थे, और एक वन मैन शो एक गैर जमहूरी तरीके से इस तरह जो है वो किया गया है। और उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली कहा है कि आप इस तरह करें, एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे फुल कोर्ट बनाएं या जो है वो कमेटी बहाल करें, फिर जस्टिस मुनीब अख्तर को इसको इससे निकालना, फिर जस्टिस याहिया अफरीदी को इसमें शामिल ना करना। बहुत सवालात हैं चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा जिन्होंने ये फैसला किया, और उसमें उनके सवालात दुरुस्त साबित हुए कि जस्टिस मंसूर अली शाह इस कमेटी में नहीं बैठे आज, और उन्होंने वही केस लगाया 63A का, कि जिससे लग रहा था हर जिस दिन ये ऑर्डिनेंस आया था उसी रोज़ सब ये कह रहे थे कि ये कमेटी जो नई तश्कील दी गई है इसमें 63A लगना है, और वही हुआ है। एक साल में जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह वो उनके साथ कमेटी में रहे। एक सिंगल कमेटी की मीटिंग ऐसी नहीं हुई कि जिसमें चीफ जस्टिस मौजूद नहीं थे तो उनकी गैर मौजूदगी में उन्होंने फैसला कर दिया। तो पहली दफ़े ही चीफ जस्टिस जो है वो अलग हुए, कमेटी उन्होंने नई तश्कील की, और मंसूर अली शाह जो है वो उन्होंने ऑब्जेक्शन भी उठाया, लेकिन उनकी बात को बिल्कुल वजन ही नहीं दिया गया। ठीक साकिब, अब मेहमानों के पास जाने से पहले आज सीनियर एडवोकेट फैसल सिद्दीकी जो कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील थे, और जब से 12 जुलाई का फैसला आया वो बहुत कम मीडिया पे सामने आए हैं, उन्होंने आज खसूसी तौर पे हमसे बात की है। एडवोकेट फैसल सिद्दीकी से ये पूछा गया कि आखिर इस सारे हंगामा खेज सूरत हाल के अंदर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा क्या सोच रहे हैं, और वो आने वाले वक्तों में 25 अक्टूबर को अगर उन्होंने रिटायर होना है तो उससे पहले क्या क्या कर सकते हैं। The current Chief Justice काजी फाइज ईसा साहब will जो लोगों का ख्याल है कि he will either remain as the Chief Justice of the Supreme Court or he will be appointed to the Constitutional Court as Chief Justice, इन दोनों में से कोई चीज़ नहीं होनी। और इस ऑर्डिनेंस में मुझे ये लगता है कॉन्सिक्वेंस, और ये मेरा एनालिसिस है, मुझे पता नहीं है कि क्या होगा, किसी को नहीं मालूम, लेकिन मुझे लगता ये है कि जिस जल्दबाजी में ये किया गया है कि देर आर 6 टाइप ऑफ इशूज विच नाउ विद इन दिस मंथ मे कम अप बिफोर द कोर्ट। द फर्स्ट इज 63A, आर्टिकल 63A का केस है, क्योंकि वो बड़ा लिंक्ड है कि ये अमेंडमेंट्स पास हो सकती हैं नहीं, क्योंकि जो फिर मुनहरिफ मेंबर्स होंगे PTI के, जो वोट लीडरशिप की डायरेक्शंस के ख़िलाफ़ डालेंगे, फिर उनका वोट काउंट हो जाएगा, ये अमेंडमेंट आ जाती है। जो सेकंड केस है वो ये है कि ऑफ कोर्स द चीफ जस्टिस एंड अदर डिसेंटिंग जजेस स्ट्रांगली बिलीव के रिज़र्व सीट्स का फैसला गलत है मेजॉरिटी का। आई थिंक देयर विल बी अटेम्प्ट्स मेड to review that judgment, so that case will also come up, and the composition of the benches in both these cases will be very important. Like नहीं, तो रिव्यू में तो वही जजेस नहीं होते जिन्होंने फैसला दिया होगा, खास तौर पे मखसूस नशिस्तों वाले में क्या रिव्यू में बेंच तब्दील भी हो सकते हैं? सर ऐड तो हो सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, ऐड हो सकते हैं जी, ऐड हो सकते हैं। यू मीन कि अब 13 के बाद ये 19 जजेस बिठा देंगे? यू नेवर नो। देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट की स्ट्रेंथ भी इंक्रीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी एक मिस्ट्री है कि एकदम से इनको क्यों याद आया कि लोग सफ़र कर रहे हैं और 17 से 23 कर दिए जाएं या 21 कर दिए जाए, तो दिस इज़ ऑल ए मिस्ट्री। तो मुझे अगर ऐसा होता है तो फिर अगर 8 जजेस रिफ्यूज़ कर दें ऐसे बेंच पे बैठने पे, तो फिर भी रिव्यू हो जाएगा। देखिए, फिर तो एक जुडिशल केओस होगा, और जो हो सकता है क्योंकि जस्टिस सज्जाद अली शाह साहब के ज़माने में भी देयर वर 2 सुप्रीम कोर्ट्स। जो तीसरी चीज़ है वो ये है कि आई थिंक यू विल सी कि जो जजेस ये बिलीव करते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाए हैं
और आप जो रिकाउंटिंग के डिसीजंस देख रहे हैं, आपको नज़र आएगा कि ये इश्यूज भी अब इस महीने क्रॉप अप कर सकते हैं, रिकाउंटिंग के भी, और फर्दर रीइंफोर्सिंग द फैक्ट कि इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और हम सबको उसकी रिस्पेक्ट और उसको ट्रस्ट करना चाहिए। जी मेहरबानो, आपको क्या लग रहा है, फैसला तो आज जो सुप्रीम कोर्ट ने तफसीली जारी किया है मखसूस नशस्तों के हवाले से, बज़ाहिर तो उसमें अब इबहम ख़त्म हो जाना चाहिए और इलेक्शन कमीशन के हवाले से बड़ी संगीन किस्म की ऑब्जर्वेशंस भी आज तफसीली फ़ैसले में सामने आई हैं, जिसमें कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आइन के तहत मुल्क में साफ शफाफ इंतखाबात कराने में बुरी तरह नाकाम रहा है। तो PTI अब इस हवाले से उसकी क्या हिकमत अमली होगी, और आपको लगता है कि इलेक्शन कमीशन अब जो है इस फैसले के हवाले से अपनी आइनी जिम्मेदारी पूरी करेगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान साहब। देखिए PTI की हिकमत अमली पर बाद में आते हैं, अब पहले इस पर जरा बात करें कि काश के इस मुल्क में गैरत का ऐसा फुकदान ना होता कि जैसे हमें आज नजर आ रहा है और देखने को मिल रहा है। अगर इस तरह का डिसीजन मेरे ख्याल में किसी और मुल्क में या माजी में पाकिस्तान में भी आया होता तो इलेक्शन कमीशन के जो मेंबरान हैं, खास तौर पे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, वो सब शायद शर्मो शर्मी ही अपना इस्तीफा दे चुके होते, क्योंकि मुल्क की सबसे आला अदलिया ने और वहां पर भी 8 जजेस ने ये फैसला लिख दिया और ये उनके किरदार पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान उठा दिया और उनको यहां तक कहा कि आप एक पार्टी नहीं हैं, आप एक आईनी इदारा हैं, आपने अपने जो आपकी जिम्मेदारियां हैं उस पर तजावुज किया और आप नाकाम रहे उन जिम्मेदारियों को सही तरह से निभाने में। तो मेरे ख्याल में इससे ज्यादा शर्म तो नहीं दिलाई जा सकती किसी को भी। तो अगर तो उनमें थोड़ी सी गैरत होती, थोड़ी सी शर्म होती, थोड़ी सी हया होती, तो वो खुद ही चले गए होते। अब आते हैं तरीके इंसाफ की हिकमत अमली पे। हम बिल्कुल इस ऑर्डर की बिना पर उसको जवाब बनाकर इलेक्शन कमीशन के खिलाफ वी विल मूव अगेंस्ट दम। हमारा तो पहले से यही मुतालबा रहा है कि ये इलेक्शन कमीशन, इसके मेंबरान, खास तौर पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वो बिल्कुल गैर जानिबदार नहीं रहे। उनका किरदार जो है वो बेदाग है और जो इलेक्शन जिस तरह के उन्होंने कराए ना वो शफाफ थे, ना उसमें लेवल प्लेइंग फील्ड था। इनफैक्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान खुद एक पार्टी बनकर इन इलेक्शंस में उतरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ और आज इस बात को रीइंफोर्स कर दिया सुप्रीम कोर्ट के डिटेल जजमेंट ऑर्डर ने। तो हम तो इसको आगे लेकर जाएंगे, क्योंकि देखिए जो सूरत हाल मुझे नजर आ रही है मुल्क में, ये ज्यादा देर हुकूमत चलती नजर नहीं आ रही, चाहे ये जो कर लें। अगर आप जुडिशल केओस की, जिसकी फैसल सिद्दीकी साहब बात कर रहे थे, उसकी तरफ भी जाते हैं तो उसके अंदर भी ये हुकूमत लास्ट करती नजर नहीं आती। और अगर हमने ताजे इलेक्शंस की तरफ जाना है तो इस इलेक्शन कमीशन के नीचे जिसका किरदार अब एक सवालिया निशान भी नहीं है, अब तो उससे बढ़ के ये साबित हो गया कि ये गैर जानिबदार नहीं है, ये एक पार्टी है जमात के खिलाफ। और जो लंदन प्लान की गुफ्तगू की जाती थी 2 साल पहले, जिसपे काफी लोग हंसा करते थे, आज तो वो सबके सामने खुलकर सामने आ गया। तो आई थिंक देयर हैव टू बी बिग चेंजेस। तो नून लीग के जो इंतखाबी निशान है वो शेर है। तो डॉक्टर गौस मोहम्मद न्याजी साहब, अब तो अखबार में भी आ गया है, सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया कि इलेक्शन कमीशन ने अपनी आनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। तो अभी भी कोई आपको शक है कि आप जिस मैंडेट के साथ हुकूमत में बैठे हैं वो मशकूक हो चुका है, और ख़ास तौर पे आज के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद? जी, आप फरमा रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, आज जो डिटेल फैसला है उसमें है कि इलेक्शन कमीशन जो है फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने में नाकाम रहा है। जी जी, और आपका मैंडेट मशकूक हो गया। हाँ जी, वो एक उनका अपना एक व्यू है, ये है। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट का फैसला है जी, जो फैसले अना पे मबनी हों, जो जिस फैसले में, इस फैसले से जो है वो एक किसी पार्टी को तरफदारी की बू आ जाए तो मेरे ख्याल मुल्क की फिर वैलिडिटी नहीं रहती। तो उन पे ज़ाहिर आम आवाम भी इतराज़ करते हैं। अब ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को जो सीटें जिन लोगों ने हलफ दिया है कि हम सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मंशूर से मुतफिक हैं और हम शामिल हो गए हैं,
उनको एक कोर्ट कार्ड के जरिए फ्री कर देना, ये ना किसी आइन में ना कानून में है। ये मतलब है जो चीज़ जो अख्तियार एक पार्लियामेंट का है वो जज साहबान जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, एक तरफदारी कर रहे हैं पार्टी की, जो कि बहुत बड़ी एक अलमिया है। सुप्रीम कोर्ट की पास की हिस्ट्री देख रहे हैं कि कई फैसले उन्होंने किया जिसके बाद उनको करेक्ट किया। अभी भुट्टो साहब का फैसला था जो बाद में अभी जो रिसेंट सुप्रीम कोर्ट है वही कहा कि उस पर सही इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं किए गए। मियां नवाज शरीफ साहब का जो एक फैसला था जिसमें पनामा के निकाला गया वो रिवर्स हुआ। तो कई ऐसे फैसले करते हैं। तो मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट हमारे बदकिस्मती से हमारे सारे इदारे जो हैं वो पोलिटिसाइज हो चुके हैं। तो सुप्रीम कोर्ट कम से कम अपना एक भरम रखना चाहिए, अपना एक वकार रखना चाहिए। और बाकी जहां तक बात है कि जी इलेक्शन कमीशन के ये कमीशन की पॉइंट किसने किया था? इमरान खान ने किया था। और जब इमरान खान के कुछ खिलाफ फैसला है तो उन्होंने कहा जी मुझे तो वाजह साहब ने कहा था ये अच्छा लगा था। ये अपने लगाए हुए बंदे इन्हीं पे ये इतराज कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल के कानूनी इदारे हम उसको ताना दें कि जी ये इनको गैरत नहीं है या हजार नहीं है, मेरे ख्याल में ये हमें नहीं करना चाहिए। हमें एक जिम्मेदार शहरी होने का सबूत देना चाहिए, इदारों को काम करने देना चाहिए। और इदारे तो रोक कर रखते हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट के इदारे को भी काम करने देना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल करने देना चाहिए। तो क्यों हम तो रुकावट नहीं डाल रहे। तो ये ऑर्डिनेंस की क्या, ये जो आप ऑर्डिनेंस लेकर आई है हुकूमत, हंगामी बुनियादों पे कोई आफत आ गई थी, कोई जंग लग गई थी कि जजेस कमेटी की हैयत तब्दील कर दी, ये ऑर्डिनेंस की क्या जरूरत पड़ गई थी? नहीं, ये मतलब साहब अगर और खिलाफ आइन तो नहीं है ना, ये आइन से मावरा तो नहीं है, ये गवर्नमेंट का वो ऑर्डिनेंस ला सकती। वो वजह क्या थी? वो इमरजेंसी क्या थी? 25 अक्टूबर की डेडलाइन थी। हुकूमत है, हमने मुफ्ती साहब हमने निजाम हुकूमत चलाना है। अच्छा, हम जैसे चाहे हमें ये तो सुप्रीम कोर्ट को चला रहे हैं आप, इसका निजाम हुकूमत से क्या ताल्लुक है? ये तो सुप्रीम कोर्ट के चलाने वाले काम है जो आप कर रहे हैं। किस्म के फैसले देंगे, जब इदारे इस फैसले देंगे जिसमें एक पता चलेगा कि फला जज है वो खास पार्टी की जो है वो उसकी हेल्प कर रहे हैं, जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। ये आपको किसने बताया था? ये किसने बताया था आपकी हुकूमत को कि फला जज फला पार्टी की सपोर्ट कर रहे हैं? ये कोई इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी? नहीं, उनके फैसले पते ना, जज साहब कहते हैं कि हमारे, हम जज नहीं बोलते हैं, हमारे फैसले बोलते हैं। तो उनके फैसले बोल रहे हैं ना कि जी वो क्या चाहते हैं कि एक बंदा जो मतलब कोर्ट में हाजिर ही नहीं हुआ, वो फरीक भी नहीं है, उसके हक पे फैसला दे देना कि 40 सीटें जो है आप उनको दे दें। तो साहब मैं आप पे छोड़ता हूँ कि आप कह रहे हैं कि ये क्या पाकिस्तान क्या है इनके मुताबिक फैसला है या जज साहब उनकी मर्जी से फैसला है? तो मतलब कोई चीज ऐसी होती है ना जी, इसमें मतलब साफ चीज नजर आ रही है कि आप किसकी तरफदारी कर रहे हैं। नहीं बिल्कुल तो हम तो हाँ जी, तो मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान वो पे छोड़ते हैं कि खुदारा मतलब कोई ऐसा आप अपने तौर पर मुल्क का सोचे, पाकिस्तान का सोचे कि पाकिस्तान को आगे ले जाना। अच्छा ये बताएं कि वो जो जजेस कमेटी में एक जज को निकाला गया है जी, उस ऑर्डिनेंस के जरिए, उसका नाम क्या है? मंसूर और मुनीब साहब की बात कर रहे हैं। अच्छा, तो आपके ख्याल में वो जजेस कमेटी में बैठ के कोई क्या किसी की तरफदारी कर सकता है? जजेस कमेटी का काम क्या होता है? जजेस कमेटी का काम ये होता है ना जी कि पहले ये होता था कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब है वो केस लगाते थे, फिर तो आप ऑर्डिनेंस के जरिए अब भी आपने वही कर दिया कि चीफ जस्टिस की मर्जी का एक जज आएगा, तो फिर नहीं मतलब सर बात ये है ना, जब मुरादाब बंदियाल चीफ जस्टिस है तो उन्होंने क्या कहा था कि जी एक 63 डे की खुद ही डेफिनेशन कर दी कि एक शख्स मतलब जिसने गुनाह किए नहीं उसको फारिग कर दिया जाए। चले अब भी तो आपने चीफ जस्टिस का अख्तियार बहाल कर दिया ना, उनकी मर्जी का जज लगाने का कानून बना के। बहरहाल एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और आपका काम आसान करते हैं। हमारे पास वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का भी एक शॉट है, उनका भी मौक़िफ़ हम सुनते हैं आज के तफसीली फैसले के हवाले से, मगर एक ब्रेक के बाद।